आज शोभा निवास में कितना सन्नाटा पसरा है। शोभा के रहते इस घर में कितनी खुशियाँ थीं। ऐसा लगता था यह घर घर है, लेकिन जाने वाले को कौन रोक पाया है। उन्हें अपने घर तो एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। बेटी संध्या भी अपने ससुराल अपने पति की हो गई। ऐसा लगता है कि संध्या सारी खुशियाँ, सारे उत्साह को बटोर कर अपने साथ लेकर चली गई है। पता नहीं क्यों मन में एक सूना सूना सा लगता है। पानी का एक बूंद भी आराम से नहीं गटका जाता गले के नीचे से। अब तो पानी भी पिए नहीं जा रहा है। खाना तो फिर तो दूर की बात है। यह एक एहसास है जिसे हर कोई अनुभव नहीं कर सकता। संध्या अपने पति के साथ खुश है। बस इसी बात ने हमें सारी परेशानियों से दूर कर दिया है। यह सब सुनने में तो आपको बहुत साधारण बातें लग रही हैं, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। रोज की तरह आज भी सूरज अपने समय से उग गया। वैसे संध्या होती तो वह सुबह सबसे पहले उठकर रेडियो चला देती, जिस पर मन को प्रसन्नित कर देने वाले भजन सुनने को मिलते। लेकिन अब से इस घर में रेडियो चलाने वाली संध्या नहीं है। वह चाय से भरा कप भी अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, जो हर दिन एक ही समय पर संध्या रख देती थी। अब से नया जीवन शुरू हो रहा था, मेरा भी और संध्या का भी। इन्हीं उधेड़ बुन में फंसा रहा कि समय का आज मुझे ख्याल ही नहीं रहा। घड़ी देखा तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुबह 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक जाने का क्रम भी आज टूट गया था। पिछले कई सालों से किसी सीखी सिखाई विधि से मेरी आंखें पीछे घुमा करती थी संध्या। कभी कोई संबोधन नहीं था उसके मुंह में मेरे लिए, ना ही मैं कभी उसे कोई संबोधन दे पाया। उस समय एक विचित्र रिश्ता जोड़ गई थी शोभा। संध्या के लिए शोभा माँ थी। इसी संबोधन से उसे पुकारा करती थी वह। विशाल भैया था और मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए संध्या सदैव पराई ही रही। मैं बेहद कठोर था इस बात को लेकर कि मेरे निर्णय का सदैव पालन हो। शोभा ने अपने जीवन काल में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जो मेरे चेहरे के भाव बदल दे। बेटे विशाल को एक साहसी और जिम्मेदार इंसान बनाया उसने। पिछले साल ही विशाल मास्टर्स के लिए विदेश गया है। कोर्स पूरा होने के बाद वहीं का स्थायी निवासी होने की उसकी इच्छा है। विशाल के इस निर्णय पर ना मुझे ना शोभा को कोई आपत्ति थी। बच्चे को अपने निर्णय और आकांक्षा के अनुरूप जीने देना है, इसी का निर्णय हमने काफ़ी पहले ही कर लिया था। मेरी हर बात को शांति से स्वीकार करने वाली शोभा ने जीवन में एक ही बार मेरा विरोध किया था संध्या के लिए। 15 साल पहले अपनी बीमार सहेली रीना को देखने गई थी शोभा। जब हॉस्पिटल से लौटी तो इस 6 साल की बच्ची का हाथ थामे घर आई थी, यह कहते हुए कि इसका कोई नहीं है। उसने निर्णय सुनाया था कि वह यहीं रहेगी, इसी घर में। और रीना, मैंने पूछा था। वह नहीं रही, भर्राए स्वर में शोभा ने जवाब दिया। लड़की की पकड़ उसके हाथों में सख्त होने लगी थी। एक हाथ से उसने लड़की का हाथ थाम रखा था, दूसरे हाथ से उसकी हथेली को सहला रही थी। लड़की लगातार रोई जा रही थी। शोभा के चेहरे का भाव सख्त था, कुछ ऐसा कि मुझे यह एहसास होने लगा कि वह इस लड़की को अब अपने से दूर नहीं करेगी। इसका पिता नहीं है क्या? शोभा पर मैंने क्रोध से चिल्लाते हुए पूछा था और भयभीत सी संध्या शोभा के पल्लू में छिप गई थी। नहीं है, वह काफ़ी पहले ही इस संसार से जा चुका है। रोड एक्सीडेंट था। शोभा, मैंने प्रयास किया उसको समझाऊं कि एक अनजान लड़की को इस तरह घर में रखना ठीक नहीं है। आपके लिए अनजान है यह, मगर मेरे लिए नहीं। मैंने अपनी सहेली को वचन दिया है कि इसकी देखभाल करूंगी, दृढ़ था शोभा का स्वर। लेकिन इस शहर में अनाथालय तो भी है ना? मैंने अपनी रीना को वचन दिया है संजय कि मैं इसे अनाथालय में नहीं डालूंगी। जानते हो, मेरी सहेली अनाथ थी, अनाथालय में ही पली बड़ी हुई थी। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके माँ बाप कौन हैं भी या नहीं। वह मेरे स्कूल की सहेली थी। वह सदा अपने अनाथालय की त्रासदी मुझे बताया करती थी। सबके बीच होने के बाद भी घोर अकेलापन होता है, मानसिक व्यथा होती है। जैसे तैसे वह शिक्षिका बनी, शादी की और माँ भी बनी।
पर उसके पति उसे छोड़कर चल बसे। वह स्वयं भी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जब भी मुझसे बात करती संध्या को लेकर ही करती। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं संध्या को संभाल लूंगी, पर यह नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी चली जाएगी। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती संजय। ठीक है, जो करना है करो, मैंने भी झल्ला कर कहा, पर मैं इस लड़की का खर्चा नहीं उठाऊंगा। मेरा निर्णय सुनकर स्तब्ध रह गई शोभा। कुछ देर अजीब सी नज़रों से मुझे देखती रही। उसकी आंखें डबडबा आई थी। आंखों की कौर में आंसू मोतियों से चमकने लगे थे। फिर उसने धीरे से निर्णयात्मक अंदाज में सिर हिलाकर हामी भरी, मानो कह रही हो मंजूर है। मेरी कठोरता ने शोभा को आत्मनिर्भर बना दिया था। अगले कुछ दिनों में ही शोभा ने कॉलोनी के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझसे घर का खर्चा मांगना भी कम कर दिया था। शोभा, यह ट्यूशन क्यों? मैंने एक दिन उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा था। क्या मेरी नौकरी से घर नहीं चल रहा है? आत्मनिर्भर बनना गलत तो नहीं है ना संजय? उसके स्वर में व्यंग था। कई बार लगता कि संध्या शोभा के जीवन में मेरी जगह लेने लगी थी। वह संध्या को रसोई में जमीन पर चादर बिछाकर उस पर सुलाती थी। संध्या के लिए फुटपाथ से सस्ते कपड़े खरीद कर लाती। गवर्नमेंट स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। नन्ही सी संध्या स्कूल पैदल ही आती जाती थी। शोभा ने संध्या को कोई सुख सुविधा नहीं दी, पर बेपनाह प्यार दिया, संरक्षण दिया। संध्या अनजान थी शोभा के स्नेह पर, और शायद इसीलिए उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती, आत्मसंतुष्टि का भाव रहता। विशाल अपनी पढ़ाई, खेलकूद, किताबों में व्यस्त रहता। विशाल को लगता था कि संध्या उसकी बहन समान है तो उसे राखी बांधे, पर शोभा ने संध्या और विशाल के बीच इस रिश्ते को स्थापित नहीं होने दिया। राखी का त्यौहार आ रहा था तो मैंने भी उत्सुकतावश पूछ लिया विशाल से, संध्या राखी बांधेगी तुम्हें? नहीं पापा, मम्मी कहती है कि उसे किसी रिश्ते में मत बांधो। मैं चकित रह गया। संध्या शोभा की सबसे करीबी बन गई थी, फिर विशाल को राखी बांधने पर उसे ऐतराज क्यों? विशाल भी संध्या को बहुत प्यार करता था। स्कूल के दोस्तों से मिले चॉकलेट और अपनी कहानियों की किताबें उससे शेयर करता। कई बार देखा मैंने कि संध्या को कभी गणित तो कभी साइंस भी पढ़ा दिया करता था। दोनों का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा सभी भाई बहनों का होता है। फिर राखी बांधने पर शोभा को ऐतराज क्यों? एक दिन शोभा पास आकर बोली, आप विशाल से पूछ रहे थे ना राखी के बारे में? आपने ऐसा सोचा भी कैसे संजय? वह लड़की इस घर की कोई नहीं है, बस मेरी जिम्मेदारी है। आपने तो उसे अस्वीकार कर दिया था, पर मेरी वजह से उसे इस घर में जगह मिली। अभी वह छोटी है, पर धीरे धीरे उसे घर का सारा काम सिखा दूंगी, ताकि उस पर कभी यह आरोप ना लगे कि वह मुफ्त में रहती है। थोड़ी सी जगह ले रही है, खाना खा रही है, पढ़ रही है तो काम करके इस घर का कर्ज भी चुकाएगी। और संजय, तुम्हें तो पता है कि मेरा घुटना अब बहुत परेशान करने लगा है। उसे सक्षम बनाऊंगी ताकि वह घर संभाले। सुबह की बात से मेरे गाल पर एक चांटा सा पड़ा था। रौबदार पुलिस था, इसीलिए अपने भावों को सफलतापूर्वक छिपा लिया। 4-5 साल में ही संध्या ने घर का सारा कामकाज सीख लिया था। मैं जॉब से रिटायर्ड हो गया था, इसीलिए घर पर ही रहता था। ऑनलाइन पुलिस की नौकरी के लिए बच्चों की काउंसलिंग और इस क्षेत्र में करियर पर ऑनलाइन मार्गदर्शन का काम मैंने शुरू कर दिया। समय अच्छा व्यतीत हो इसके लिए काउंसलिंग संस्थाओं से भी जुड़ गया था। सारा काम ऑनलाइन था। शोभा के घुटनों का दर्द बढ़ने लगा था। संध्या प्रयास करती कि शोभा को पूरा आराम मिले। मैं जब भी कहीं बाहर से घर आता, शोभा की जगह संध्या पैर धोने के लिए पानी ले आती। मैं ज़्यादातर बाहर से आते ही बरामदे में कुर्सी पर या अंदर सोफे पर कुछ देर बैठ जाता। संध्या झट पानी लाकर रख देती। कुछ ही मिनटों में चाय और बिस्किट या टोस्ट भी लाकर रख देती। जैसे जैसे संध्या बड़ी हो रही थी,
शोभा से उसका रिश्ता गहराने लगा था और मेरी चाहने या न चाहने की परवाह किए बगैर वह मेरी केयर टेकर भी बन गई थी। विशाल पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। शोभा के घुटनों में असहनीय दर्द रहने लगा था। उसकी चाल देखकर मैं समझने लगा था कि वह ठीक नहीं है, पर शोभा ने कभी अपनी पीड़ा मुझसे साझा नहीं की। संध्या थी तो घर संभल रहा था। रात दिन भागती रहती थी वह लड़की। मुझे जरा सी खांसी हुई कि बाम लाकर बगल में रख देती। भाप लेने के लिए गर्म पानी और टॉवल रख जाती। शोभा के घुटनों को रोज गर्म पानी से सेकती। गर्म तेल से धीरे धीरे घुटनों पर मालिश करती और जब वह सो जाती तब संध्या भी रसोई की पनाह में चली जाती। 2 साल पहले शोभा चल बसी। घुटनों के दर्द के अलावा कोई बीमारी नहीं थी उसे। एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि नींद में ही हार्ट अटैक आया था। अब संध्या की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। पूरा घर उसका दायित्व था। हर समय काम में लगी रहती। रात कई बार रसोई में लाइट दिखती थी। मुझे लगता था कि कुछ पढ़ रही है, शायद कोई प्राइवेट परीक्षा देने वाली हो। शोभा और विशाल ने उसे जीवन जीने की पूरी कला सिखा दी थी। किसी नर्स की तरह मेरी देखभाल करने वाली संध्या कभी मुझसे बात नहीं करती, बस मजदूर की तरह काम में लगी रहती। 2 दिन पहले विशाल का फ़ोन आया था। पापा, संध्या की शादी है। शादी? मैं चौंक गया था। तुम्हें किसने बताया? पापा, संध्या ने ही बताया। दरअसल उसने 1 हफ्ते पहले ही बताया था, पर मैं भूल गया। थोड़ा बिजी था ना पापा। पापा, यह रिश्ता मम्मा ने ही तय किया था। उस लड़के को मम्मा जानती थी। पता है, वह लड़का टैक्सी चलाता है और मम्मा ने ही उससे कहा था कि जब अपनी टैक्सी खरीदोगे तब मेरी बेटी को ले जाना। ओके, मैंने गहरी सांस ली। इस गहरी सांस का अर्थ मैं स्वयं भी समझ नहीं पाया। इस लड़की से मुक्ति पाने की खुशी थी या अकेले हो जाने का अनजाना सा भय। और पापा सुनिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, विशाल ने आगे कहा। संध्या ने 2 काम वाली रख दी है। एक खाना बनाएगी तो दूसरी पूरे घर की सफाई करेगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी पापा। मैं अपने इंटर्नशिप के पैसे से उनका पेमेंट कर दिया करूँगा। मैंने कुछ नहीं कहा। दरअसल उस लड़की की शादी भी कभी होगी मैंने तो सोचा ही नहीं था, पर शोभा ने संसार छोड़ने के पहले यह काम भी कर दिया था। कितनी फिक्र थी शोभा को उसकी। दूसरे दिन सुबह संध्या आई थी मेरे कमरे में और एक कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ा दिया, जिस पर उसके नए घर का पता लिखा था, होने वाले पति का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी। इच्छा हो रही थी कि उसे बधाई दूं, पर कुछ कह नहीं पाया। कुछ पल वह मेरे भाव को देखती रही, फिर कमरे से निकल गई। मैं भावहीन सा हो गया था। अजीब सा महसूस कर रहा था। वह जा चुकी थी। मैं पुरानी यादों से बाहर निकल आया। अब मैं वर्तमान में था और मेरा जी तो यही चाह रहा था कि संध्या के चले जाने की खुशियाँ मनाऊं। 18 साल से जिसे घर से निकालना चाह रहा था, अब वह निकली है। मैं उत्साहित होना चाहता था, पर हो नहीं पाया। कई चिंताएं मन को घेरने लगी थी। सजा सवरा मेरा घर अब कौन संभालेगा? 8 बज गए थे। मैं बाहर आ गया। पहली नौकरानी आ चुकी थी। बाहर आंगन बुहार रही थी। सर, मैं 7 बजे ही आ गई थी। आप शायद सो रहे थे, तो सोचा बाहर की सफाई कर लेती हूँ। वहीं बाहर के नल पर उसने हाथ पैर धोया और अंदर आने लगी। बोली, सर, आपके लिए चाय बना लाती हूँ। संध्या मैडम ने मुझे सारा काम समझा दिया है सर। इतना कहकर वह अंदर चली गई। संध्या मैडम? मैंने मैडम शब्द को मन ही मन बुदबुदाया। हंसी सी आ गई। मेरे लिए तो वह बोझ थी, बस इस घर की एक नौकरानी। मैडम संबोधन जरा अजीब सा लगा। काम वाली चाय बना लाई थी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। एक अनजान औरत घर में प्रवेश कर काम करने लगी थी। मैं तो जैसे अपने ही घर में अजनबी हो गया था। तभी दूसरी भी आ गई। नमस्कार सर, उसने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा। मैं रूपा, केयर टेकर। मुझे ही सारा घर संभालना है। मैंने धीरे से सिर हिला दिया और वह भी घर में प्रवेश कर गई। कुछ ही पल में पूरे घर में शोर शराबा गूंजने लगा। दोनों नौकरानियां एक दूसरे से बात करती हुई एक दूसरे को अपने बारे में बता रही थी।
मुझे बेहद अशांति सी होने लगी थी। मैं चाह रहा था कि अपने दैनिक कार्य को करूं, पर नहीं कर पा रहा था। समय जैसे थम सा गया था, पर मुझे खुद को संभालना था, तो मैं धीरे से उठा और अपने काम में लग गया। दोनों नौकरानियों की मित्रता बढ़ती जा रही थी। दोनों बेखौफ पूरे घर को अपनी बातचीत और क्रियाकलाप से अशांत करती जा रही थी। मैं अपने ही घर में स्वयं को अजनबी सा महसूस करने लगा था। मुझे खींच सी होने लगी थी। इन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था और ये इसका फ़ायदा उठा रही थी। खाना बनाने वाली रसोई पूरा साफ किए बिना चली जाती और दूसरी उस अधूरे काम को अनदेखा कर देती, मानो वह उसका काम है ही नहीं। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। मुझे कई बार रसोई साफ करना पड़ता, तो कभी डाइनिंग टेबल भी। रात को विशाल का फ़ोन आया तो मेरी तकलीफ़ सुनकर परेशान हो गया। पापा, आपको उनसे बात करनी होगी। चुप रहेंगे तो वे ऐसे ही काम करेंगे। हाँ बेटा, बोलूँगा। मैंने बोल तो दिया, पर कुछ बोला नहीं। सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाता था, बस वहीं शांति मिलती थी। मित्रों के साथ कुछ सुखद पल बिताने के बाद मुझे घर आने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरी व्यथा कोई समझ ही नहीं सकता था। सबका परिवार था, कोई मेरी तरह अकेला तो नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब तो मैंने विशाल को भी अपनी तकलीफ़ बताना कम कर दिया था। क्या करता बताकर, बेकार वह वहाँ परेशान होता। कुछ सप्ताह ही बीते थे कि एक दिन कमरे का पर्दा हट गया था। गोल टेबल पर चाय की प्याली और चाय की केतली थी। एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई मुझे। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर आया तो देखा संध्या सामने के कमरे में बैठी विशाल से मोबाइल पर बात कर रही थी। आप चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भैया, मैं यहाँ का काम संभाल लूँगी। आप बस दोनों का हिसाब कर दो। मैंने विराज को भी कहा है रात यहाँ से होते हुए घर जाना है, तो वह मुझे लेने आ जाएगा। तब तक मैं यहीं हूँ। विशाल कुछ बोला तो संध्या ने कहा, हाँ भैया, कहा ना आपसे चिंता मत करो। बाय भैया। शायद घर की डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास। मैं तेज़ी से अपने कमरे में वापस आ गया, चाय पी ली और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगा। संध्या सामने के कमरे में सेल्फ की सफाई कर रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी वह। नई साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मेरी ओर देखा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसका चेहरा भी खिल गया। रात तक संध्या काम करती रही। मेरे मन को भी सुकून महसूस हो रहा था। रात घर के पास टैक्सी रुकी तो मैं बाहर आ गया। संध्या रसोई के काम को अंतिम रूप दे रही थी। मैंने उसके पति को इशारे से बुलाया। क्या नाम है? विराज, उसने कहा। कहाँ रहते हो? विशाल नगर चौल में। अपना घर है? नहीं, किराए का है। अच्छा, मैंने कहा और ध्यान से देखा। अच्छा लड़का लगा वह। संध्या बाहर आ गई थी। उसकी पलकें भीगी थी, शायद विराज से मुझे बात करते देखकर। उसने एक बार मेरी तरफ देखा। मेरा मन भर आया और अनजाने ही मेरी आंखें छलक उठी। वह कुछ पल मेरी छलकी आंखों को देखती रही और अपना सिर झुका लिया। वह तेजी से निकल गई। मेरे अंदर से आवाज़ आई, रोक लो उसे। मैं रोकना भी चाहता था, पर रोक नहीं पाया। वह टैक्सी में बैठ चुकी थी। मैं तेजी से कमरे में भागा। तकिए के नीचे दबे उस कागज़ के टुकड़े को निकाला जिस पर विराज का पता व मोबाइल नंबर था। मैं झट नंबर डायल कर दिया। संध्या ने फ़ोन उठाया। ये गाड़ी चला रहे हैं। आप कौन? बेटा, मैं संजय। जी? वह खामोश हो गई। बेटा, तुम दोनों यहीं आ जाओ मेरे पास रहने। जी, पर क्या बेटी शादी के बाद पापा के पास नहीं रह सकती है? मैंने भर्राए आवाज़ में पूछा और बिलख कर रो पड़ा। बेटा, अकेले नहीं रह पाऊँगा। तुम्हारे जाने के बाद अकेले बहुत तकलीफ़ हो रही है। कल से तुम दोनों यहीं रहना बेटा, अब कभी मत जाना। वह चुप थी, पर सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों सिसकियों की भाषा में देर तक संवाद करते रहे। सालों का मौन आज टूटा जो था। मैंने शोभा की तस्वीर की ओर देखा। उसकी मुस्कान भी जैसे गहरी हो गई थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आज काम वाली नहीं आई थी। रसोई का काम निपटा कर मैं कमरे में आई थी। कल पति मयंक का जन्मदिन है। वह 29 वर्ष का होने वाला है। मैं उसे 29 उपहार देना चाहती थी, जो मैं कई महीनों से, या यूँ कहूँ मेरी शादी हुई है तब से ही इकट्ठे करी रही थी।
इन्हें छिपा कर रखना आसान नहीं था, क्योंकि मम्मी जी या मयंक की नज़र कभी भी इन पर पड़ सकती थी। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, जिसमें मैं सफल भी हो गई थी, किंतु यह सफलता मुझे महंगी पड़ रही थी। दरअसल इन उपहारों को सुंदर आवरण में सजाने के लिए मुझे एकांत की आवश्यकता थी। इसके लिए मेरा कमरे में कुंडी लगाना आवश्यक था। बस मम्मी जी के मन में यही से शक का कीड़ा कुलबुनाने लगा। उन्हें लगने लगा कि जब भी समय मिलता है मैं कमरे में आकर दरवाजे पर कुंडी मारकर दीपा दीदी, रोली भाभी, मम्मी आदि को फ़ोन करती हूँ और उनकी जी भर कर बुराइयाँ करती हूँ। मन में शक पनप रहा था, इसलिए सबूत भी उन्होंने अपने हिसाब से जुटा ही लिए। जैसे ही एक दिन उनके आवाज़ लगाने पर मैं कमरे से बाहर आई तो कमली दी से बात करती हो आई। एक दिन उनके लगातार दरवाज़ा खटखटाने पर मैंने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला। आदि कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके शक को पुख्ता कर दिया। यह जन्मदिन के पहले का दिन था। मेरे कमरे में इस्त्री करने के लिए टेबल लगी हुई थी, जिस पर मेज पोस्ट लगा था। मैं उसकी आड़ में टेबल के नीचे एक एक उपहार रख रही थी। कामवाली के ना आने से किसी के उसमें ताका झाकी करने का डर भी नहीं था, किंतु उसके ना आने एवं मेरे द्वारा इतनी अधिक समय कमरे में बिताने का कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट हुआ कि मम्मी जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उनकी तेज आवाज़ सुनकर बाहर आई तो कह रही थी, कल की आई हुई लड़कियां मालिकाना हक जताने लगती हैं। मैं कभी यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुएं अपने कमरे दहेज में नहीं लाती हैं। उन्हें कमरे सोने के लिए दिए जाते हैं, वहाँ बैठकर घर को तोड़ने के नुस्खे सीखने के लिए नहीं। मैं हतप्रभ थी, क्या कहूँ समझ ही नहीं आया। वे लगातार बोले जा रही थी। बेशर्मी की हद पार करती हैं आजकल की बहुएं। घर में नौकरानी ना आए तब सासू बर्तन कपड़े करती रहे तो भी इनके कान पर जूं नहीं रेंगती। ये कमरा बंद करके अपनी माँ को घर के राज बताती रहती हैं। उन्होंने तथाकथित बहू की माँ को उल्टा फुल्टा कह दिया। मैं रसोई घर तक पहुँची तो वे बेसन की चक्की बना रही थी, जिसकी मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी। मैं तो मेरे अनुसार पूरा काम खत्म करके अपने कमरे में गई थी। मैं चुपचाप उनका हाथ बटाने लगी तो गुस्से में बोली, अब तो बन ही गई है, अब क्या नाम करने के लिए आई हो। उनकी कड़वी बातों का असर था कि मैंने भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया, मुझे क्या पता कि आप चक्की बना रही हो, पहले आवाज़ लगा देते। वह मेरा तेज स्वर सुनकर थोड़ी सी सहम गई, किंतु फिर अपनी आवाज़ को तेज करके बोली, रसोई में हजारों काम रहते हैं, अब क्या कमरा खटखटा कर मैं बोलती रहूँगी। मैंने कुछ नहीं कहा। काम खत्म हुआ तो पूछ लिया, और कोई काम है या मैं अपने कमरे में चली जाऊँ। अब तो वे फट ही गईं। उस कमरे में आखिर होता क्या है ऐसा जो तुम फेविकॉल सी वहाँ चिपकी रहती हो। यहाँ बाहर क्यों नहीं बैठ सकती। मेरे पास जवाब नहीं था। यहाँ बाहर क्यों नहीं बैठ सकती। मेरे पास जवाब नहीं था। मेरी मुश्किल पापा जी ने आसान कर दी। उनके सामने बैठने की तो मुझे इजाज़त ही नहीं थी। बस मैं कमरे में आ गई। पहली बार जाना कि किसी को कोई तंग करना ही चाहे तो कैसे भी कर सकता है, और कोई दिन होता तो मैं जी भर कर रोती, किंतु आज तो मेरे पास रोने का भी समय नहीं था। मुझे कुछ घंटों बाद शुरू होने वाले मयंक के जन्मदिन के लिए ढेरों तैयारियां करनी थी। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पत्र लिखे और उन्हें वहाँ रख दिए जहाँ वह दिन भर में पहुँचता है, जैसे उसके जूते, कपड़े, कंघा आदि के पास, एवं पैंट की जेब, शर्ट की जेब, पर्स आदि के अंदर, जिनमें अलग अलग छोटी छोटी पंक्तियाँ लिखी हुई थी। रात 12 बजे मैंने उसे नाइट सूट उपहार में दिया तो वह बहुत खुश हुआ। हालांकि उसे उपहार देने एवं लेने में कोई खास रुचि नहीं थी। कुछ देर बाद वह सो गया। मैंने उसके सोने के बाद पूरे कमरे को अपनी चूड़ियों से सजाया। गांव में अन्य कोई सजावटी सामान लेकर देने वाला कोई नहीं था। सुबह मम्मी जी पापा जी के मंदिर जाने के बाद मैं फटाफट पायखाने, स्नान घर आदि में पत्र रख कर आ गई। आज सुबह जल्दी मंदिर जाकर आने के बहाने से मैंने उसे उठाया तो कमरे में अंधेरा था। अलसाया सा वह उठकर बाहर चला गया। मैंने बिस्तर उठाए और इस बार सिक्कों की मदद से गद्दे पर जल्दी जल्दी हैप्पी बर्थडे टू यू का संक्षिप्त रूप में लिखा। मेरा लिखना पूरा हुआ उसके पहले ही वह नहा कर आ गया।
चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसे मेरे पत्र एवं उपहार, जो ब्रश, पेस्ट, साबुन आदि के रूप में थे, मिल गए थे। कमरे में हुई चूड़ी और सिक्कों की सजावट उसे आश्चर्यचकित कर रही थी। इससे भी अधिक उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतना कुछ किया कब। अब तो वह हर एक वस्तु नई खोजने लगा। अंगवस्त्र, रुमाल, जुराब, सेविंग किट, जिसका इस्तेमाल वह नहाने के बाद किया करता था, परफ्यूम, कंघी आदि सभी वस्तुएं उसे मिल ही गई। उसके लिए यह अप्रत्याशित था। उसने बचपन से सीखा था कि उपहार लेना और देना दिखावा होता है। कदाचित पहली बार उसे एहसास हुआ कि इन छोटे छोटे उपहारों द्वारा प्रेम भी जताया जाता है। दिन आगे बढ़ता रहा और एक के बाद एक उपहार पाता रहा। उपहारों से अधिक उसे मेरे पत्रों की तलाश थी। इधर उसकी खुशी बढ़ रही थी, उधर मम्मी जी का क्रोध, क्योंकि आज मैं उनके हर एक ताने को नज़रअंदाज करके मयंक के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास कर रही थी। उसके नए कपड़े से उन्हें एहसास हो गया था कि मैंने उसे भेंट स्वरूप में दिए हैं। ये चोंचले हमारे यहाँ नहीं चलते हैं बहू। आज दे रही हो, कल वापस पाने की उम्मीद पालोगी और घर में अशांति करोगी। ध्यान रखना, हम कोई ऐसी नई परपाटी हमारे घर में शुरू नहीं करेंगे। हे भगवान, इन्हें मेरे 29 उपहारों का तो पता ही नहीं था। ये एक में ही मुझे ताने देने से नहीं चुकी। यदि सभी उपहारों का पता चल गया तो यहीं पर कोर्ट कचहरी लगा देंगी। मयंक उदास हो गया। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, किंतु इस तरह से वहाँ से उठकर आया कि उन्हें एहसास हो कि वह गुस्से में गया है। कमरे में आकर बोला, मम्मी को उपहारों की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। उन्हें लगेगा मैंने यह सब खरीदने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं। मैंने तो कई महीने की बचत करके ये पैसे जमा किए थे और बिल्कुल सस्ते उपहार खरीदे थे। पर जब अचानक मयंक ने मेरे सामने आकर अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा लेते हुए ये कहा कि ये जो चांद का टुकड़ा ऊपर वाले ने मुझे पत्नी के रूप में दिया है, इससे बड़ा उपहार कोई नहीं, तो मैं शर्मा गई। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उनके मेरे लिए कहे गए ये प्यार भरे शब्द मेरे अंतर मन में आज भी गूंजते हैं। जीवन साथी का विश्वास तथा सानिध्य ही जीवन का अमूल्य तथा सर्वोत्तम उपहार है। अपना घर परिवार छोड़कर आई लड़की के लिए दाम्पत्य जीवन में यह एहसास ही उसका पति हर सुख दुख में उसका साथ देगा। उनके अटूट रिश्ते में प्यार तथा विश्वास की रक्त रूपी संचार भर देता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सब का दिन आनंदमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।